हेलो एवरीवन, आज हम लोग सेकंड एप्लीकेशन देखेंगे ना। कल जो है हम लोग फर्स्ट एप्लीकेशन देखे थे डायमेंशन का, सेकंड एप्लीकेशन देखना है कि इन चेंजिंग फ्रॉम वन सिस्टम टू अदर, मूविंग फ्रॉम वन सिस्टम टू अदर, कि कोई अगर फिजिकल क्वांटिटी हमारा किसी एक सिस्टम में दिया है, एसआई में दिया है तो सीजीएस में कैसे जाएंगे, सीजीएस में दिया है तो एसआई में कैसे जाएंगे, ये सारी चीज़ें देखनी है। जैसे बहुत सिंपल, जैसे पहले बेसिक समझिए। मान लीजिए आप लोग जानते हो 1 किलोग्राम, ठीक है, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू क्या होता है 1000 या तो 10 पे पावर 3 ग्राम होता है, ठीक है। तो यहाँ से लिख सकते हैं 1 ग्राम 10 पे पावर -3 किलोग्राम, नीचे भेज दिया ना, ठीक। 1 मीटर में 100 या तो 10 पे पावर 2 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर में 10 पे पावर -2 मीटर, ठीक है। या तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक, कि ऐसे लिख सकते हैं, क्या और लिखें, मान लीजिए किलोग्राम हो गया, मीटर हो गया, 1 मिनट या 1 आवर 60 मिनट होता है, ठीक है। 1 मिनट हमारा 60 सेकंड होता है, 1 आवर हमारा 3600 सेकंड होता है, 1 डे 86400 सेकंड होता है। ये सारी चीज़ें होती हैं ना, ये हमारा बेसिक है, ठीक है। इन बेसिस के यूज़ पे, इन बेसिक को यूज़ करके हम और आगे सॉल्व करेंगे। जैसे मान लीजिए कह दिया, ऐसे कहा, कह रहा है 2 किलोग्राम मीटर क्यूब, ठीक। ये हमारा कौन से सिस्टम में है, एसआई, एसआई में दिया है और हमको सीजीएस में निकालना है ना। तो क्या करिए, देखिए 2 किलोग्राम को मीटर में कर दीजिए, क्या लिखेंगे, किलोग्राम को ग्राम में ना, तो 1000, ठीक, 10 पे पावर 3 ग्राम। मीटर को सेंटीमीटर में ना, तो 1 मीटर में देखिए कितना है, 10 पे पावर 2। अगर ये क्यूब करेंगे तो 10 पे पावर 6। अगर यहाँ से क्यूब करते हैं तो 1 का क्यूब तो 1 मीटर क्यूब, और ये मीटर क्यूब ही तो है, तो इधर भी क्यूब करेंगे तो 10 पे पावर कितना, 6 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। तो लिख सकते हैं 2 × 10 पे पावर 9 और साथ में क्या, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। अच्छा, अब और लिखें, क्या लिखें, 5 किलोग्राम पर मीटर। मान लीजिए ये कह दिया, ये भी एसआई में है, सीजीएस में करना है, फिर वही पुराना काम। 5 किलोग्राम में 1000 ग्राम, ठीक है। मीटर में हमारा 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, 0 क्या लिखते हैं, 50 ग्राम पर सेंटीमीटर, ठीक। अच्छा, अब लिखा 1 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसको कर लीजिए, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, ठीक है। 1 आवर में 3600 सेकेंड होता है, ठीक है ना। तो क्या लिखें, 0 5/18 मीटर पर सेकेंड, ये सब आप लोग पढ़े होंगे ना। या लिखते हैं 1 सेंटीमीटर, ठीक है, या 1 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब ये हमारा किस में दिया है, सीजीएस में, एसआई में करना है, तो 1 ग्राम में 10 पे पावर -3 किलोग्राम, ठीक है, ये हो गया। और 1 सेंटीमीटर में हमारा जो होगा 10 पे पावर -2 तो स्क्वायर, 10 पे पावर -4 और ये मीटर स्क्वायर, तो कितना आ गया, 10 पे पावर -7, ठीक है, -4 -3 -7 ग्राम मीटर, सॉरी ये किलोग्राम हो चुका है, सॉरी किलोग्राम, ठीक है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ये चीज़ कन्वर्जन हो गया ना, एसआई से सीजीएस में चले गए, सीजीएस से एसआई में चले गए। या कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं ना, जैसे मान लीजिए ये देखिए, ऐसे कहा, ठीक है, ऐसे कहा है, ठीक, सपोज दैट ना 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, चलिए ठीक है ना। तो 1 ग्राम में कितना, 10 पे पावर -3 किलोग्राम, 1 सेंटीमीटर में 10 पे पावर -2 मीटर, नहीं, अपॉन सेकेंड स्क्वायर तो सेम रहेगा, तो 10 पे पावर -5 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको क्या लिखते हैं, ये क्या है, डाइन है, ठीक। ये क्या है हमारा, न्यूटन, आप लोग रिलेशन भी जानते होंगे, 1 डाइन इज इक्वल टू क्या होता है, 10 पे पावर -5 न्यूटन, ठीक है। या तो ऐसे लिख सकते हैं 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 पे पावर 5 डाइन, ये भी हो गया, ठीक। ये सारे कन्वर्जन हैं। देखिए यहाँ पे हम किसी डायमेंशन का यूज़ नहीं किए हैं, जो भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो डायरेक्टली सॉल्व किए हैं। अच्छा, और समझिएगा मेरी बात, जैसे मान लीजिए अब इसी क्वेश्चन को हम डायमेंशनली सॉल्व करते हैं ना, अगर इस क्वेश्चन को हम डायमेंशनली सॉल्व करते हैं तो कुछ ऐसे लिखेंगे। देखिए मान लीजिए कहा 2 किलोग्राम मीटर क्यूब, ठीक है, हाउ मच ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, ठीक।
ये हमारा SI है और ये हमारा CGS है, ठीक है। हमको SI से CGS में जाना है और डायमेंशनल को यूज करके जाना है ना। तो अब देखिएगा हम कर क्या रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, बहुत सिंपल है। देखिए सबसे पहले सॉल्व, देखिए डायरेक्ट तो आप लोग तुरंत कर सकते हो, डायरेक्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है ना। चाहे तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, 2 किलोग्राम मीटर क्यूब, 2 किलोग्राम, ग्राम में किलोग्राम में 10 पे पावर 3, मीटर में 10 पे पावर 2 और क्यूब है तो 10 पे पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा ना। तो 2 इंटू 10 पे पावर 9 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, ये भी हो गया। अच्छा अब समझिएगा, मान लीजिए इसको x है, हम लोग जानते हैं, हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़े हैं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए यूनिट और मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैग्नीट्यूड और यूनिट का प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट। हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़े हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड और यूनिट का प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब मेरी बात समझिएगा, ठीक है। यहाँ लिखें N1U1 इज इक्वल टू N2U2, ठीक है। अच्छा N1 की जगह 2, UN की जगह किलोग्राम मीटर क्यूब, ठीक, किलोग्राम मीटर क्यूब की जगह हम डायमेंशन यूज कर लें तो देखिए इसका मास का डायमेंशन कितना है m, लेंथ का डायमेंशन कितना l क्यूब, ठीक। अच्छा यहाँ पे ये x मान लें, ठीक है, इसका डायमेंशन लिखे तो m और ये क्या मान लें l क्यूब। ये दोनों सेम लग रहा है ना, कट गया x की वैल्यू 2, ये गलत है, ठीक है। ये जो m है ये किलोग्राम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये m जो है ये ग्राम को, ये दोनों में कंफ्यूजन ना हो, इसको 1 इसको 1 इसको 2 और इसको 2 मान लेते हैं, ठीक। m1 जो है वो किलोग्राम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, और L1 जो है ये हमारा मीटर को, वैसे ही m2 जो है ग्राम को, L2 जो है सेंटीमीटर को। तो x की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखिए 2, ठीक है, इसको नीचे भेज दीजिए पूरा, क्या लिखेंगे m1 अपॉन m2 इंटू कितना L1 अपॉन L2 का होल क्यूब, ठीक है। अच्छा 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, ठीक है, 1 किलोग्राम का मतलब कितना m1, 1000 ग्राम को कौन है m2, ठीक, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर ना, ठीक है, तो मीटर में कितना L1, सेंटीमीटर में कितना L2, रख लीजिए, आखिर मीटर L1 रिप्रेजेंट कर रहा है, सेंटीमीटर L2, तो क्या लिखेंगे 2, ठीक। m1 की जगह लिख सकते हैं 1000 m2 अपॉन m2, ठीक है, और L1 की जगह लिख सकते हैं 100 L2 अपॉन L2, ठीक है, पे पावर 3, ये कैंसिल, 2 इंटू 10 पे पावर 3, 10 पे पावर 2 का क्यूब 10 पे पावर 6, तो कितना आ जाएगा 2 इंटू 10 पे पावर 9। बात समझ में आई? तो ये चीज़ हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते थे, ये डायमेंशन से भी कर लिए, ठीक है। डायमेंशन से करेंगे, आप लोग के स्कूल के एग्जाम में ये सब पूछता है ना कि डायमेंशनली इसको रिलेशन फाइंड करिए, या ये सारी चीज़ें, और भी 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। देखिए क्या है, जैसे मान लीजिए कहा, सपोज दैट ऐसे कहा, ठीक है, कह रहा है 2 सेंटीमीटर पर ग्राम स्क्वायर। देखिए हम एट रैंडम डाटा ले रहे हैं ना, हम ऐसा नहीं कि कहीं से क्वेश्चन उठा के लाएं, जो हमारे मन में आ रहा है वो ले रहे हैं ना, ऐसे ही, ठीक है। बस ऐसे क्वेश्चंस ले रहे हैं जिससे आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आप लोग को समझ में आ जाए, बस, ठीक है। डैश, ठीक, ये कहा मीटर पर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। तो क्या लिखें, सॉल्यूशन फिर से अगेन क्या लिख लेंगे, यहाँ से ऐसे लिखेंगे, पहले N1U1 इज इक्वल टू N2U2, ठीक है, N1U1 इज इक्वल टू N2U2, N1 की जगह 2, U1 की जगह इसका डायमेंशन कितना L1, इसका डायमेंशन क्या कर लें M1, और ये ऊपर जाएगा ना तो -2, 1 1 क्यों लगाए, समझ गए होंगे। इसको x मान लिया, क्या लिखें L2 M2 पे पावर -2, तो x की वैल्यू क्या लिखें 2 इन ब्रैकेट L1 अपॉन L2, और क्या लिखें M1 अपॉन M2 पे पावर -2, ठीक। अब मेरी बात समझिएगा, हमारा क्या दिया है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है, 1 मीटर में 100 ना, मीटर में कौन है, मीटर में L2 है, सेंटीमीटर में कौन है L1 है, ठीक। अच्छा 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, ये भी जानते हैं, ठीक है, ठीक। तो किलोग्राम में कौन है, ठीक है, किलोग्राम में M2 है और ग्राम में कौन है M1 है, ठीक। रख लीजिए वैल्यू, तो क्या लिखेंगे x की वैल्यू 2, L1 की जगह रखेंगे या L2 की जगह, L1 अपॉन L2 की जगह रख लेते हैं 100 L1, ठीक है, और M1। अच्छा ये -2 है ना, ये -2 हटा के अगर ये 1 कर दें और ये 2 कर दें तो ये +2 हो जाएगा, ठीक। तो हम प्लस कर दिए, उल्टा कर दिए ना, M2 की जगह तब रख सकते हैं
1000 m1 अपॉन m1 और इसका होल स्क्वायर, ये कट गया, ये कट गया, क्या बचा, x की वैल्यू x इज इक्वल टू 2 अपॉन 100 इंटू ये हो गया 1 2 या 10 पे पावर कितना आ गया 6, ये 2 खत्म तो 2 इंटू 10 पे पावर 4 ये आ गया। ठीक है, तो इस फिजिकल क्वांटिटी या इस एप्लीकेशन को यूज करके डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डायमेंशन को यूज करके भी कर सकते हैं कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हम मूव कर सकते हैं डायमेंशन को यूज करके। अच्छा, तीसरा एप्लीकेशन आ जाइए, क्या है देखिए, थर्ड एप्लीकेशन। ठीक है, थर्ड एप्लीकेशन ना क्या है, टू फाइंड रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है, जीनिटी। ठीक, देखिए क्या है, ठीक है, हमको अगर दो या दो से अधिक फिजिकल क्वांटिटी में रिलेशन फाइंड करना होगा तो भी हम किसका यूज करेंगे, डायमेंशन का ना। चलिए जैसे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, पहला, इफ टाइम पीरियड t, ठीक है, डिपेंड्स ऑन लेंथ l एंड एक्सेलरेशन g, फाइंड रिलेशन बिटवीन देम। ठीक है, कह रहा है कि अगर कोई टाइम पीरियड t है, वो डिपेंड किया, किस पे डिपेंड किया, लेंथ पे और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ना g पे, तो उनमें रिलेशन निकालना है। तो देखिएगा क्या कहा, ऐसे कहा। ठीक है, टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है लेंथ पे। ठीक, अब क्वेश्चन में ये नहीं बताया लेंथ के पावर 1 पे, लेंथ के क्यूब पे, कि लेंथ के डायरेक्टली, कि लेंथ के इनवर्सली, ऐसा कुछ नहीं कहा। तो ऐसे लगाइए, प्रोपोर्शनल टू l, कुछ नहीं कहा तो a लगा लीजिए। ठीक, कुछ नहीं कहा तो a लगा लीजिए, और यहाँ पे g के बारे में कुछ नहीं कहा तो b लगा लीजिए, और जब प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा k, l पे पावर a, g पे पावर b। टाइम पीरियड का डायमेंशन t, k, ठीक, इसका डायमेंशन क्या है ना, k तो डायमेंशन लेस है, l का कितना, l पावर कितना a, और g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो इसका डायमेंशन कितना, l t-2 पे पावर कितना b। देख, दोनों का डायमेंशन लिखे हैं, k कांस्टेंट है, इसका कोई डायमेंशन नहीं है ना। अच्छा, ये टाइम पीरियड t आ गया। ठीक है, l पे पावर a और l पे पावर b, तो कितना आ गया, a प्लस b। ठीक, और t पे पावर -2b आ गया। कंपेयरिंग बोथ साइड, ठीक है, दोनों तरफ कंपेयर कर लीजिए। ठीक, t का पावर जरा देखिए, -2b है, t का पावर -2b है, यहाँ पे t का पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो b की वैल्यू आ जाएगी -1/2। ठीक, और यहाँ पे जरा देखिए l का पावर a प्लस b है, वहाँ तो l का टर्म ही नहीं है, l का टर्म नहीं तो l पे पावर 0 मान सकते हैं ना, तो ये वैल्यू आ गई 0, तो a की वैल्यू -b का मतलब -½ तो +½ आ गया, a b आ गया, सारा वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए इक्वेशन फर्स्ट में, इसको फर्स्ट मान लेते हैं ना। t = k, l पे पावर a का मतलब कितना हो गया, देखिए ½ g पे पावर -½ ना, नीचे जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, +½ हो जाएगा, g पे पावर ½। ठीक, ये ½ हटा दें तो इस पूरे पे ½ लगा सकते हैं ना, और ½ का मतलब होता है t k/√l/g, k के लिए यहाँ 2 पाई होती है, आप लोग ये फॉर्मूला जानते भी होंगे, √l/g। तो ये भी हमारा डायमेंशन आ गया, ये रिलेशन आ गया। ठीक है, ये है। अच्छा, अब एक चीज और देखिए, इन दोनों का, ये दोनों इक्वल कब होंगे, जब दोनों का डायमेंशन सेम होगा। इस पूरे का डायमेंशन और इधर का डायमेंशन सेम होगा, तभी तो इक्वेट कर गए हैं, और ये इक्वेट किए हैं, ये होमोजीनियस होंगे, इसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। बस में इनका प्रोडक्ट का, इनका डायमेंशन इक्वल है ना, ये इक्वल होगा तभी तो हम सॉल्व किए हैं। इसी प्रिंसिपल को क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ये तीसरा एप्लीकेशन है, डायमेंशन एनालिसिस को यूज करके हम 2 या 2 से अधिक फिजिकल क्वांटिटी में, 2 या 3 फिजिकल क्वांटिटी में रिलेशन फाइंड कर लिए। जैसे और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मान लीजिए जैसे कहा, ऐसे कहा, क्वेश्चन कहा, इफ
फोर्स डिपेंड्स ऑन मास वेलोसिटी एंड डिस्टेंस। ठीक, जो फोर्स है वो डिपेंड कर रहा है मास पे, वेलोसिटी पे एंड डिस्टेंस पे, तो इनमें रिलेशन निकालना है। तो वही पुराना काम, क्या लिख लें, ऐसे लिखें पहले, फोर्स प्रोपोर्शनल टू m पे पावर a, v पे पावर b, r पे पावर c। प्रोपोर्शनलिटी हटाएं तो कांस्टेंट आएगा, लिख लिया ये चीज। ठीक, a b c लिख लिया। अब दोनों तरफ हम डायमेंशन लिख लीजिए, फोर्स का m l t माइनस 2, ठीक है, के डायमेंशन लेस है, मास का m पे पावर a, वेलोसिटी का l t माइनस 1 पे पावर b, r का l पे पावर c। अच्छा क्या लिखें, m पे पावर a, l पे पावर कितना b, और ये c, b प्लस c, t पे पावर माइनस b। ठीक, कंपेयर कर लीजिए, m l t माइनस 2, ठीक है। अब कंपेयर करिए, दोनों तरफ कंपेयर कर रहे हैं, m का पावर a, m का पावर कुछ नहीं 1, a की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब t को वाला कंपेयर करना, t पे पावर माइनस b, t पे पावर माइनस 2, माइनस माइनस कट गया, b की वैल्यू कितनी आ गई 2, ठीक। l का पावर b प्लस c, l का पावर 1, ठीक, l का पावर 1 ना, तो b की वैल्यू 2 प्लस c इज इक्वल टू 1, तो c की वैल्यू कितनी माइनस 1। ये तो आया, रखिए फ्रॉम फर्स्ट, ठीक, फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है। तो f इज इक्वल टू k, m पे पावर a मतलब 1, v पे पावर b मतलब 2, r पे पावर माइनस 1 अपॉन r, k की वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो f इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r। ये हमारा फोर्स का फॉर्मूला आ गया, ठीक है, सेंटीपिटल फोर्स का। तो डायमेंशन एनालिसिस को यूज करके हम लोग ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं ना। चलिए, जिसको नोट करना हो चाहे तो नोट कर लें। चलिए एक क्वेश्चन और लिखते हैं ना। कह रहा है, एक क्वेश्चन और करते हैं ना, देखिएगा। कह रहा है इफ फ्रीक्वेंसी, न्यू से एफ लिख लेते हैं ना, फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन लेंथ l, मास पर यूनिट लेंथ L and tension T, ठीक, देन फाइंड रिलेशन बिटवीन देम। कह रहा है कोई फोर्स या कोई हमारा फ्रीक्वेंसी है F, वो डिपेंड किया, फ्रीक्वेंसी डिपेंड किया सबसे पहले लेंथ L पे, मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है, यहाँ पे L नहीं होगा, ये स्मॉल m है, सॉरी ये गलत लिख दिए थे, ठीक है, मास पर यूनिट लेंथ m पे, तो m पे पावर b, ठीक है, और टेंशन T, ठीक, इस पे पावर c। बस इसमें अब मेरी बात समझिएगा, वही पुराना काम, ये हटा दे तो इसका k, ठीक है, फ्रीक्वेंसी मतलब 1 अपॉन t, t पे पावर माइनस 1, ठीक, k डायमेंशन l का l हो गया a। इस क्वेश्चन में इसका डायमेंशन m नहीं होगा, ठीक है। क्यों m नहीं होगा? क्योंकि इसने m को सिर्फ मास नहीं कहा है, वो क्या कहा है, मास पर यूनिट लेंथ। जो स्मॉल m है मास बाई लेंथ होगा, m बाई l होगा, ठीक। अगर कहा होता मास पर यूनिट टाइम तो m बाई t होता, मास पर डिस्टेंस या कुछ और का होता उतना बाई दिस करते हैं ना, तो यहाँ पे मास पर यूनिट लेंथ कहा m बाई l, तो लिखेंगे इसका डायमेंशन m l पे माइनस 1, ठीक, पे पावर b। एंड t इज अ टेंशन, टेंशन का मतलब होता है फोर्स, वो टेंशन नहीं, ठीक है, टेंशन, टेंशन का मतलब यहाँ फोर्स से है, तो फोर्स कितना हो जाएगा, m l t माइनस 2 पे पावर c। कंपेयर कर लीजिए, t पे माइनस 1, ठीक। अब जरा देखिए m पे पावर यहाँ से b और यहाँ से m पे पावर c आ गया। चलिए l पे कंपेयर कर लें, l पे पावर a, l पे पावर माइनस b, l पे पावर हमारा कितना हो गया c, और t पे पावर कितना, t पे पावर माइनस 2c आ गया। ये सारी चीजें हो गई ना। अब दोनों तरफ का पावर कंपेयर कर लेते हैं, t पे पावर माइनस 2c और यहाँ पे t पे पावर माइनस 1, तो c की वैल्यू हाफ निकल गया c, ठीक है। अच्छा अब जरा ध्यान से देखिए, m का पावर यहाँ पे कितना है b प्लस c, वहाँ तो m है ही नहीं 0, तो b की वैल्यू माइनस c मतलब माइनस हाफ, ये भी आ गया, ठीक।
और यहाँ पे हमारा देखिए a माइनस बी प्लस सी 0, तो a की जगह निकालना है, b की जगह कितना माइनस माइनस प्लस हाफ, c की जगह कितना हो गया हमारा हाफ, हाफ ऑफ 1, तो लिख सकते हैं a की वैल्यू -1 और ये हमारा फर्स्ट है फ्रॉम फर्स्ट। फ्रॉम फर्स्ट से लिखिए f इज इक्वल टू k, l पे पावर कितना a की वैल्यू 1 और m पे पावर b का मतलब कितना है हमारा -हाफ, तो अपॉन m कर देना हाफ, और उसी तरह t पे पावर हमारा कितना है c मतलब हाफ, तो लिख सकते हैं f इज इक्वल टू k, ठीक है, l अंडर रूट t बाई m, ये भी लिख लेंगे हम लोग, ठीक है, l इज इक्वल टू k t बाई m। ये सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए, बस इनमें ही, ठीक। L की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, अच्छा एक मिनट, ये मिस्टेक की है ना, L पे पावर -1 है ना, तो अगर -1 है तो ये अपॉन L होगा, ये हम गलत कर रहे थे ना, L की वैल्यू -1 है तो ये 1 अपॉन L होगा और ये होगा t बाई m। चलिए ठीक, ये भी हमारा क्वेश्चन हो गया ना। तो इस तरह से हम थर्ड एप्लीकेशन भी सॉल्व कर लिए, सारा एप्लीकेशन हो गया। हम डायमेंशन एनालिसिस को यूज करके 3 एप्लीकेशन सॉल्व किए हैं। क्या क्या, सबसे पहले तो हम लोग चेक किए हैं गिवन इक्वेशन को, दूसरा एप्लीकेशन हम लोग ये किए एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में मूव किए, तीसरा एप्लीकेशन ये है कि कई सारी फिजिकल क्वांटिटी में हम लोग रिलेशन फाइंड कर सकते हैं, किसको यूज करके, डायमेंशन एनालिसिस को यूज करके ना, अच्छा डायमेंशन एनालिसिस को यूज करके कई सारे फिजिकल क्वांटिटी में रिलेशन फाइंड कर सकते हैं, और ये सारी चीजें जो है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे बेस्ड हैं। अब एक क्वेश्चन और है, कह रहा है इफ, ऐसे कहा, इफ फोर्स F, velocity v and time period t, ठीक है, are fundamental physical quantity, then find dimension of mass। ठीक, मेरी बात समझिएगा, ठीक है। हम लोग जानते हैं 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, लेंथ होता है, मास होता है, टाइम होता है, टेम्परेचर होता है, करंट होता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, और हमारा क्या है, मोल है, ठीक है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है, मान लिया, ऐसा सपोज किया कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कौन है, फोर्स है, वेलोसिटी है और टाइम है, टाइम पीरियड नहीं बेटा, टाइम है ये ना, हम गलत लिख दिए थे ना, ठीक। अगर ऐसा है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सी हो जाए, फोर्स हो जाए, वेलोसिटी हो जाए, टाइम हो जाए, तो हमको क्या निकालना है, डायमेंशन ऑफ मास। तो देखिए, मतलब मास का फॉर्मूला निकालना है, किसके किसके टर्म में, फोर्स, वेलोसिटी और टाइम के टर्म में ना। तो देखिए, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सलेरेशन, और एक्सलेरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी बाई टाइम। लो आ गया, तो मास का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, एफ टी अपॉन वी, या एफ वी पे -1 इंटू टी, ठीक है। ये रिलेशन पता था, तुरंत हम लोग सॉल्व कर लिए ना। अच्छा, अगर यही चीज मान लीजिए हम डायमेंशनली करें तो ऐसे लिखिएगा, मास का फॉर्मूला निकालना है किसके टर्म में, फोर्स के टर्म में, और वेलोसिटी के टर्म में, और टाइम के टर्म में, दोनों को इक्वेट कर लीजिए, फिर वही पावर कंपेयर कर लीजिए, पावर कंपेयर करके तुरंत क्या कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। इसी जैसा एक क्वेश्चन और है, कह रहा है, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, कहा इफ, इसी में इफ डेंसिटी रो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, जी एंड फ्रीक्वेंसी न्यू आर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, देन फाइंड डायमेंशन ऑफ फोर्स, ठीक है। अगर कहा हमारे पास डेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये सब के सब क्या हो जाए, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, कौन कौन, डेंसिटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और हमारा फ्रीक्वेंसी, तो फोर्स का हमको डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है, ठीक है। इन तीनों को टर्म में वही पुराना काम, या तो फॉर्मूले से रिलेट करिए, या तो ऐसे लिखिए, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो पे पावर ए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे पावर बी, न्यू पे पावर सी, और दोनों तरफ डायमेंशन
डायमेंशन फॉर्मूला को कंपेयर कर लें, कंपेयर करके सिंप्लीफाई कर लीजिए। ठीक है, ये इस टाइप के भी क्वेश्चन है ना। आप लोग जब तक क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे, क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, आप लोग को लगेगा बर्डन। ठीक है, जब सारे जितने भी एप्लीकेशन है, ज़्यादा नहीं, ठीक है, ज़्यादा नहीं करना है, जितने भी एप्लीकेशन हैं उन सारे एप्लीकेशन के 10-10 क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। 10-10 क्वेश्चन जब सॉल्व कर लोगे ना, देखिएगा आप लोग का कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा ना। वैसे ये जब चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा, नेक्स्ट वीडियो में पूरी कोशिश करेंगे कि हम एक बार और चैप्टर का क्वेश्चन डिस्कशन कर दें, एक बार डायमेंशन का कर दें, एक बार यूनिट एंड मेजरमेंट का कर लें ना। अच्छा, एक लास्ट पॉइंट, ठीक है, लिमिटेशन। लिमिटेशन, ठीक है, ठीक, डायमेंशन एनालिसिस का लिमिटेशन। ठीक, सबसे पहला लिमिटेशन ये है, वी कैन नॉट फाइंड वैल्यू ऑफ कांस्टेंट के। बस में हम लोग जब भी रिलेशन निकाल रहे थे वहां पे कांस्टेंट के आ रहा था, ऐसे छोड़ रहे थे। आप लोग भी सॉल्व करेगा, के को छोड़ देगा। वैल्यू जानते हो तो लिख दीजिएगा, नहीं जानते कैसे छोड़ दीजिएगा। पहला लिमिटेशन ये है कि कांस्टेंट के का हम लोग वैल्यू नहीं निकाल सकते, किसको यूज करके, डायमेंशन को यूज करके ना। अच्छा, ठीक है, वी कैन नॉट चेक न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, डायमेंशन को यूज करके वी कैन नॉट चेक न्यूमेरिकल करेक्टनेस। ठीक है, या ऐसे कह लें न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक, न्यूमेरिकल वैल्यूज। ठीक है, जैसे कह दिया, मान लीजिए, ठीक है, वैल्यू, ठीक, कह दिया 2 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, 10 किलोग्राम। ठीक, 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो। ठीक है, ये तीनों ऐसे ही लिखें, थोड़ा गंदा लिख दिए ना। 2 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, 10 किलोग्राम। ठीक है, ये एम। ठीक है, ये जो हमारा है डायमेंशनली करेक्ट है। ठीक है, बट इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, गलत है, ये 10 नहीं होगा, ये क्या होगा, 7। तो इसको डायमेंशन से चेक नहीं कर सकते। ठीक, अच्छा, और क्या लिमिटेशन है, तीसरा, वी कैन नॉट फाइंड रिलेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, लॉग, एक्सपोनेंशियल। ठीक है, हम कोई ऐसा रिलेशन नहीं फाइंड कर सकते जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आता हो, लॉग आता हो, एक्सपोनेंशियल आता हो। अच्छा, फिर वी कैन नॉट फाइंड रिलेशन बिटवीन मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटी। ठीक, डायमेंशन एनालिसिस को यूज करके 3 से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी में रिलेशन नहीं फाइंड किया जा सकता। देखिए क्यों। जैसे मान लीजिए हम लिखें x + 1 = 2, तो x की वैल्यू आप लोग इजीली बता दोगे 1 है। यहाँ पे एक वेरिएबल तो एक इक्वेशन, एक वेरिएबल है तो एक इक्वेशन। अच्छा, अगर कह दें x + y = 10, अब बताओ x y, इसको सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि 2 वेरिएबल है, एक इक्वेशन। अगर ऐसे दे देता x - y = 3, अब 2 इक्वेशन है ना, तब सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम कह देते इसी में +z, ठीक है, +z + 4z, ठीक, अब फिर इसको सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि 3 वेरिएबल तो 3 इक्वेशन चाहिए। तो जितने नंबर ऑफ वेरिएबल होंगे उतने नंबर ऑफ हमको इक्वेशन चाहिए होता है। एक वेरिएबल तो एक इक्वेशन, 2 वेरिएबल तो 2 इक्वेशन, 3 वेरिएबल तो 3 इक्वेशन। तो वैसे ही बिल्कुल देखिएगा, जैसे मान लीजिए कोई फिजिकल क्वांटिटी P डिपेंड किया लेंथ A पे, मास पे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे, डेंसिटी पे, चलिए ठीक है, डेंसिटी C पे, 4 चीजों पे डिपेंड किया। ठीक, तो यहाँ पे वेरिएबल कितने हैं, A B C D, यहाँ पे टोटल वेरिएबल 4 है ना, A B C D। अच्छा, अगर सबका डायमेंशन रखें और दोनों तरफ कंपेयर करें, एक पावर कंपेयर करेंगे लेंथ का, ठीक, एक पावर कंपेयर करेंगे मास का, एक पावर कंपेयर करेंगे टाइम का। कितने पावर कंपेयर करेंगे, 3 पावर मतलब कितने इक्वेशन, 3 इक्वेशन, लेकिन वेरिएबल कितने, 4।
3 पावर मतलब 3 इक्वेशन, लेकिन वेरिएबल कितने 4, और 4 वेरिएबल के लिए कम से कम हमको 4 इक्वेशन चाहिए, मतलब इसको सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए कहते हैं ना वी कैन नॉट फाइंड रिलेशन बिटवीन मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटी। 3 से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी में रिलेशन हम नहीं फाइंड कर सकते, किसको यूज करके, डायमेंशन। और एट लास्ट, ठीक है, वी कैन नॉट फाइंड रिलेशन ऑफ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, ठीक है, सब्सट्रैक्शन, ठीक है। हम वो रिलेशन नहीं फाइंड कर सकते जिसमें हमारा एडिशन या सब्सट्रैक्शन आता हो। जैसे हम कह दें, जैसे मान लीजिए हम कह दें S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसको डायमेंशनली डिराइव करिए, इसको डिराइव करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि बीच में एडिशन है, ठीक। हम कह दें वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, ये भी डायमेंशन से डिराइव करना पॉसिबल नहीं है। तो हम डायमेंशन से सिर्फ उन्हीं इक्वेशन को डिराइव कर सकते हैं, उन्हीं इक्वेशन में रिलेशन फाइंड कर सकते हैं जिनमें हमारा सिर्फ क्या हो, एडिशन या सब्ट्रैक्शन, ठीक। और एट लास्ट 6, ठीक है, 2 और more physical quantity have same dimension formula, ठीक है। 2 या 2 से अधिक फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, सेम। जैसे कह दे ml2t-2, ये डायमेंशन फॉर्मूला है। ml2t-2 किसका डायमेंशन फॉर्मूला है, ये काइनेटिक एनर्जी का है, यही पोटेंशियल एनर्जी का है, यही टोटल एनर्जी का है, ठीक है, यही वर्क का है, यही मोमेंट ऑफ फोर्स का है। मोमेंट ऑफ फोर्स इक्वल क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ना, तुम निकालेंगे यही आएगा, ठीक। यही चीज हमारा टॉर्क का होता है, ठीक है। तो कई सारी ऐसी फिजिकल, जैसे मान लीजिए हम पूछे ये किसका, तुम कहोगे काइनेटिक एनर्जी, हम कहेंगे नहीं मोमेंट ऑफ फोर्स, कोई कहेगा मोमेंट ऑफ फोर्स, हम कहेंगे नहीं टॉर्क, कोई कहेगा टॉर्क, हम कहेंगे वर्क, ठीक। तो हम डायमेंशन फॉर्मूला को देख के बेसिकली नहीं बता सकते कि ये किस फिजिकल क्वांटिटी का है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब 2 या 2 से अधिक फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, सेम है, तो टोटल हमारे इतने लिमिटेशन है, इस जगह हमारा डायमेंशन नहीं लगता है, डायमेंशन एनालिसिस हमारा क्या हो जाता है, फेल हो जाता है ना। तो आज हमारा डायमेंशन एनालिसिस चैप्टर खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, पूरी कोशिश करेंगे ना आप लोग भी एनसीईआरटी सॉल्व करिए या कहीं अदर सॉल्व करिए, उन सारे क्वेश्चन का कलेक्शन करके एक बार जब उस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लिया जाएगा फिर नेक्स्ट चैप्टर पे बढ़ेंगे। और कहीं से कोई कंफ्यूजन होगा, कोई दिक्कत होगी, कोई प्रॉब्लम समझ में नहीं आएगा, आप लोग ज़रूर बता दीजिएगा कमेंट में ना, हम उसको डिस्कस कर देंगे उसको अलग से, ठीक है। चलिए, थैंक यू।